वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम हिंदी का कक्षा 7वीं का 5वां पाठ पढ़े थे, मिठाई वाला। आज हम उसी पाठ का प्रश्नाभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न कहानी से, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसीलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वो अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसीलिए वो बच्चों की रुचि के चीज़ें बेचा करता था। वो बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसीलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइश पूरा करता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों की कोई लालच नहीं थी। इसके अलावे वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। तो वो क्यों आता था अलग अलग चीज़ों को बेचने? क्योंकि वो बच्चों के साथ, बच्चों का एक प्यार जो है, बच्चों का जो साथ होता है, सानिध्य साथ होता है, वो प्राप्त करना चाहता था। जब उनकी जो बच्चे थे और पत्नी थी, उनकी जो मृत्यु है समय में हो गई थी, इसीलिए वो जो अपने बच्चों का जो झलक है वो इन गलियों के बच्चों में देखा करते थे। और वह इसीलिए बदल बदल कर लाते थे कि ताकि वो सारी बच्चों की फरमाइशें पूरी करे। और उनका महीनों बाद भी आते थे क्योंकि उनको कोई लालच भी नहीं था, कोई भी पैसों का। और इसके अलावे वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था ताकि वो बच्चों को उत्सुकता बढ़ा दे और बच्चों को प्रसन्न कर पाए। दूसरा प्रश्न क्या है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले जाते थे। तो मिठाई वालों का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे बड़े भी इसी वजह से उनकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा प्रश्न क्या है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे। तो विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता था। तो दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किए कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ उन्हीं पे वो लाद रहे थे। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहे हैं। तो इसी तरीके से विजय बाबू और मुरली वाले ने अपने अपने पक्ष लिए और अपने अपने पक्ष के समर्थन में यही तर्क पेश किया। प्रश्न 4 क्या है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चों खुश हो जाते थे, बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूल कर अपना सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान ही नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। तो यही प्रतिक्रिया होती थी सारे बच्चों की। 5वां प्रश्न क्या है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसीलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला की तरह इसकी आवाज़ जानी पहचानी ही थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। तो इसी वजह से जैसे खिलौने वाला, मुरली वाला, यानी दोनों का जो आवाज़ था वो बहुत ही उनको जानी पहचानी लगी क्योंकि वो दोनों तो एक ही आदमी थे। इसीलिए उनको रोहिणी को उनका जो स्वर है एक
उनका जो खिलौने वाले के मुन्नी वाले के स्वर से उनको खिलौने वाले के स्वर का स्मरण हो आया। छठा प्रश्न क्या है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे मेरा वह सोने का एक संसार था। उसके पास सुख के कभी सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई, यानी सबकी असमय में मृत्यु हो गई। और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का निम्नलिखित कारण क्या क्या बताएं कि मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपनी बच्चे की झलक होगी, मतलब वो देख सकते हैं उनकी झलक वहाँ पे। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। तो इसी के कारण वो जो मिठाई वाला भावुक हो उठा और अपने जो व्यवसाय के अपनाने का यही कारण उसने रोहिणी को बताया। 7वां प्रश्न क्या है, अब इस बार यह पैसे न लेगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मिठाई वाले के जीवन का जो रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन सब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई थी। उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं, तो वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे थे। 8वां प्रश्न क्या है, इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए हैं और आज शिक्षा, प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में पीछे भी नहीं है। लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियां को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चीख के पीछे से बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में ये पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। तो आज जो स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं, उनकी शिक्षा वो सारी चीज़ों में बहुत आधुनिकीकरण भी किए गए हैं, बदलाव भी आए हैं। और आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी स्तर में पीछे भी नहीं है और कम भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी ये जो एक माना जाता है, कुसंस्कार माना जाता है कि स्त्रियों को पीछे से बात करना चाहिए, चीख के पीछे से या फिर पर्दे के पीछे से बात करना चाहिए, उनको सामने नहीं आना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि स्त्रियों और पुरुषों दोनों समाज के एक आधार होते हैं, दोनों को अपना जीवन जीने का, स्वतंत्र से जीवन जीने का, हर एक काम करने का अधिकार होना चाहिए और उनको दोनों को समान दर्जा भी मिलना चाहिए। तो भाषा की बात का पहला प्रश्न क्या है, ऊपर वाला का प्रयोग है, यानी मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। तो अब आपको ये बताना है कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। तो वाला से पहले जो शब्द आते हैं वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। ऊपर लिखे गए वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग होता है, उनको जो वाक्य लिखे गए हैं उनका क्या प्रयोग है। तो मिठाई वाला शब्द क्या है, संज्ञा है तथा बोलना क्रिया है। मिठाई वाला क्या है, संज्ञा है, लेकिन बोलने वाली गुड़िया जो है ये क्रिया है। मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया क्या है, संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है और गुड़िया की विशेषता बता रही है।
दूसरा प्रश्न आपको खुद से करना है कि खुद से करने की कोशिश करना है। अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी चाहिए, जहाँ ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। तो भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते हैं। आप ये बात कैसे कहेंगे? लगता है वे सभी पार्क में खेलने निकल गए हैं। भैया इस मुरली का मूल क्या है? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई है, ज़रा आकर उसे कमरे में बुलाओ। तो आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को आपको अपने भाषा में लिखना था। तो ये आप लोग ऐसे, ये उन्होंने अपने गांव की भाषा में ये बोला है, तो आपको इसको अपने भाषा में बोल के लिखना था। तो यहाँ पे इसी तरह से लिखा गया है। दूसरा जो प्रश्न है वो आप खुद से कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है। इसका प्रश्न अभ्यास भी ख़त्म होता है। यहाँ पे आप सारे ये प्रश्न अभ्यास अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेंगे और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इस पाठ को फिर से दोबारा पढ़िए, बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। हम मिलेंगे आपके साथ दूसरे क्लास में एक नए पाठ के साथ।